तो कल के क्लास में हम लोगों ने नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया था। उसी में आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से खाते यहाँ पर बनाए जाएंगे। थोड़ा सा बता दें आपको बैकग्राउंड फिर से, ठीक है, कि हमारे जब हम व्यवसाय करते हैं तो दो प्रकार की संस्थाएं हमारे व्यवसाय में काम करती हैं। एक संस्था काम करती है जो व्यापार के लिए काम करती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और दूसरी संस्था ऐसी होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिसका उद्देश्य सेवा भावना होता है। तो वो व्यापारिक संस्था नहीं होती, वो गैर व्यापारिक संस्था होती है। गैर मतलब बिना, तो ये व्यापार नहीं करती है, ये गैर व्यापारिक संस्था होती है। ऐसी संस्था जो व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है, गैर व्यापार करने के उद्देश्य से, अर्थात जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल सेवा भावना होती है। सेवा भावना के लिए जो संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएँ। क्लियर? अब गैर व्यापारिक संस्थाओं में पहली संस्था जो आती है, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस में पहली संस्था जो आती है, मतलब पहला अकाउंट जो बनता है, जो खाते बनते हैं, कौन कौन से खाते बनते हैं यहाँ पे देखा जाए। आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा अकाउंट्स यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पे कल हमने बताया था, वहीं से शुरू करते हैं। पहला अकाउंट यहाँ बनता है आगम शोधन खाता, ठीक, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक, पहला ये बनता है। ठीक, ये होता क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। ये कैश बुक का एक रूप है, ये कैश बुक का एक रूप है या संक्षिप्त रूप है इसमें। तो जब कैश बुक का संक्षिप्त रूप है तो हमें पता चल गया कि इसमें सभी रोकड़ संबंधित तथ्य रखे जाएंगे। कितने तथ्य रखे जाएंगे? कैसे तथ्य रखे जाएंगे? रोकड़ संबंधित, कैश रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इसमें रखे जाएंगे। क्लियर? जितने भी ट्रांजैक्शन रखे जाएंगे वे सारे कैश रिलेटेड ही रखे जाएंगे, नॉन कैश इसमें नहीं रखे जाएंगे। ठीक है? जैसे आप जानते हो जब व्यापार करते हो तो व्यापार में दो प्रकार के ट्रांजैक्शन आपके व्यापार में आते हैं, एक आता है कैश और एक आता है गैर कैश। ठीक है? बोले गैर कैश क्या? उधारी क्या है? गैर कैश ही तो है। तो जो उधारी ट्रांजैक्शन है, जो गैर कैश ट्रांजैक्शन है, उसको हम यहाँ पे नहीं रखते। यहाँ पर जो रखते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन रखते हैं। क्लियर? अब इस खाते की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताओं के आधार पर ही हम इन्हें जान पाएंगे। तो इसका नाम क्या है? आगम शोधन, रिसीप्ट और पेमेंट, अर्थात जो मिलेगा और जो भुगतान करेंगे। क्लियर? तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमें मिलेगा और जिस भी साल का हमें मिलेगा यहाँ लिख लेंगे। जबकि व्यवसाय में हम लोग साल दर साल का लेखा करते हैं। अकाउंटिंग कैसा करते हैं? हर साल का लेखा करते हैं। क्यों? अकाउंटिंग कैसा करते हैं? हर साल का, इस साल का इस साल, अगले साल का अगले साल, उसके अगले साल का अगले साल, ऐसे तो कुछ करते हैं। क्यों? यही तरीका तो होता है। लेकिन यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता है। यहाँ पर इस साल का इस साल, पिछले साल का भी इस साल, अगले साल का भी इस साल। ठीक? यहाँ पर उद्देश्य ये है कि अगर हमें पैसा मिला तो हम लिखेंगे, वो चाहे जिस साल का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कैश मिल रहा है, कैश रिसीप्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे, वो चाहे जिस साल का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, बोल रहे हैं, लिखिए। ये है रोकड़ खाते का संक्षिप्त रूप है। ये है रोकड़ खाते का संक्षिप्त रूप है। इसमें किसी भी प्रकार
इसमें किसी भी प्रकार का मतलब है, ब्रैकेट में लिख लेंगे आयगत प्लस पूंजीगत। कल के क्लास में, कल के वीडियो में पढ़ा है, आप लोग घर पे जाके देख लेंगे। एक दो दिन में जब आपका प्रॉपर एडमिशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आयगत प्लस पूंजीगत, यानी चाहे आयगत आय हो चाहे पूंजीगत आय, आयगत पूंजीगत समझ रहे हैं ना? ठीक, चाहे फीस मिली हो चाहे फर्नीचर बेचा हो, फीस मिली आयगत, फर्नीचर बेचा पूंजीगत, तो कोई भी इनकम हो, चाहे जैसी इनकम हो, चाहे पूंजीगत हो या आयगत हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों यहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्या लिखा आपने? किसी भी प्रकार, ब्रैकेट में लिख लिया आयगत प्लस पूंजीगत, तथा किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, तथा किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, तथा किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, इसके प्राप्ति पक्ष में, ब्रैकेट में लिखने बायां पक्ष, इसके प्राप्ति पक्ष में, रिसिप्ट साइड में, ब्रैकेट में बायां पक्ष, प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है। यानी क्लियर हो गया? इसके रिसीप्ट साइड में बेटा हम किसी भी वर्ष की प्राप्ति होगी और कैसी भी प्राप्ति होगी, चाहे पूंजीगत प्राप्ति हो या आयगत प्राप्ति हो, हम इसमें लिख लेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। जबकि वास्तव में क्या होना चाहिए, वास्तव में अगर हम आय व्यय निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हमें केवल करेंट ईयर का लेना चाहिए और आयगत लेना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगला अकाउंट बनेगा तब होगा। समझ में आ गया? ठीक। और ये सब वन लाइनर टाइप का, या ऐसे उसी में लिखिए, अगला लिखिए। इसके दाएं पक्ष में, इसके दाएं पक्ष में, राइट हैंड साइड, भुगतान पक्ष होता है, भुगतान पक्ष होता है, भुगतान पक्ष होता है, जिसमें किसी भी प्रकार, जिसमें किसी भी प्रकार अथवा किसी भी वर्ष का भुगतान हो लिखा जाता है, अथवा किसी भी वर्ष का भुगतान हो लिखा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? ये है, आगे उसी में लिखें, ये है वास्तविक खाता, यानी रियल अकाउंट की तरह ये है वास्तविक खाता होता है, लेकिन इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है, के नियमों का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है, के नियमों का पूर्ण प्रयोग नहीं किया, यानी 2 बाई का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है?
क्योंकि टू बाई का प्रयोग नहीं होगा तो डबल एंट्री सिस्टम का रूल नहीं लगेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। तो आगम शोधन सबसे पहले चीज़ें क्या गया कि इसकी दो साइड, बाएं साइड दाएं साइड, बाएं साइड में किसी भी प्रकार की प्राप्ति होगी आप इसमें लिख दोगे, चाहे जैसी प्राप्ति हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे जैसी प्राप्ति हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उस प्राप्ति को लिख देंगे बस। आपका काम है कैसे भी पैसा मिला ठूस ले जेब में, बात खत्म। कैसे भी दिया निकाल के दे दो, बात खत्म। क्लियर? आपको इस बात का कोई वेरिएंट नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पैसा कैसे मिला है। ये कुछ लोग होते हैं ना, उनको इस बात का फर्क नहीं कि पैसा कैसे आया है, अच्छी चोरी बेईमानी, ठीक है, मक्कारी, इससे फर्क नहीं, आया इससे मतलब है। ठीक, तो ऐसे ये भी है। ये कहता है पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, चाहे जैसा पैसा हो, चाहे जिस साल का पैसा हो। और अगर पैसा दिया तो भुगतान साइड में लिखा जाएगा, चाहे जिस साल का भुगतान हो, चाहे जैसा भुगतान हो। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी आगम शोधन खाता एक ऐसा खाता है जो रोकड़ पुस्तक का संक्षिप्त रूप है। ठीक है? संक्षिप्त रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोकड़ पुस्तक के सारे नियम यहाँ लागू नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ पैसा आया गया इतने से मतलब है। ठीक है? क्लियर? तो अब इस खाते में क्या होता है, इसमें हम बैलेंस नहीं निकालते हैं और उस बैलेंस को बैलेंसिंग नहीं करते हैं। ठीक? क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग शेष आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बैलेंस निकलेगा वो कोई परिणाम नहीं होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बैलेंस निकालते हो तो उसके बैलेंस को या तो लाभ कहा जाता है या तो हानि कहा जाता है। यहाँ कुछ पैसों से शुरुआत करेंगे, जितना आएगा इधर खर्चा कर देंगे इधर, और कुछ पैसा वर्ष के अंत में बच जाएगा। क्लियर? जिस प्रकार हमारा ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस में आयगत और पूंजीगत दोनों मदें लिखी जाती थी, वैसे यहाँ भी आयगत और पूंजीगत दोनों मदें लिखी जाती। ठीक? यहाँ कोई फर्क नहीं, एक आंख मूंद के सिर्फ रखो, आया दचाक, गया खर्चा कर दिए, बस। इससे आगे कोई मतलब ही नहीं किसी भी। हाँ, बस ध्यान रखेंगे, इसका आधार क्या है? नगद, कैश। इस अकाउंट का बेस क्या है? कैश है। इस अकाउंट में उधारी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि नाम में क्या है? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मतलब क्या है? अब चाहे कैश मिले, चाहे चेक मिले, चाहे डीडी मिले, चाहे ड्राफ्ट मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मिले, नगदी मिले, इसका अर्थ ये। समझ में आ गया? आगम शोधन पक्का एकदम 100% क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर? चलिए अब इस खाते की विशेषताएं डालें कि इस खाते, एक लाइन लिखवा देते हैं, इस खाते की विशेषताएं क्या हैं। आगम शोधन खाते की विशेषताएं क्या है? तो परिभाषा लिखवाया आपको, अब विशेषताएं क्या है एक एक डालें। ठीक, पहली विशेषता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ भी डेबिट क्रेडिट फिलहाल नहीं होता है, जो आएगा वो रिसीव हो जाएगा, जो जाएगा वो पेमेंट हो जाएगा। क्लियर? एक लाइन लिख लीजिए इसमें डैश करके, लिखिए ये है वास्तविक खाता। खाते के रूप में ये है, वास्तविक खाते के रूप में है जिसमें आने वाले को प्राप्ति पक्ष में और जाने वाले को भुगतान पक्ष में रखा जाता है। आने वाले को प्राप्ति पक्ष में और जाने वाले को भुगतान पक्ष में रखा जाता है।
आने वाले को प्राप्ति पक्ष में और जाने वाले को भुगतान पक्ष में रखा जाता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, दूसरी विशेषता, शेष, बैलेंस। बैलेंस इस खाते की दूसरी विशेषता है, बैलेंस। ठीक, इस खाते में प्रारंभिक शेष प्राप्ति पक्ष, प्रारंभिक शेष प्राप्ति पक्ष ब्रैकेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने बताया ना प्रारंभिक शेष को क्या लिखते हैं, बैलेंस। ये तो आप लेजर में जानते होंगे ना, लेजर बनाए हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD। ठीक, तथा वर्ष के अंत में अंतिम शेष भुगतान पक्ष में, अंतिम शेष भुगतान पक्ष में अंतिम शेष भुगतान पक्ष में बैलेंस CD, बैलेंस CD के रूप में लिखा जाता है, बैलेंस CD के रूप में लिखा जाता है। तीसरा नियम है समय। समय, टाइम या पीरियड बोलते हैं इसको, पीरियड, टाइम। ठीक, डैश करके देखिए, इसमें समय का कोई बंदिश नहीं। जबकि हम खाते बनाते हैं तो खातों में बंदिश होता है। बंदिश क्या होता है कि केवल हम करंट ईयर का लिखेंगे। क्यों? यहाँ पर ऐसा कोई बंदिश नहीं, किसी भी साल का मिले, किसी भी साल का भुगतान हो, यहाँ कोई बंधन, यहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। क्लियर? जैसे एकेडमिक एग्जाम में समय का बंधन होता है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप 12th में हो इसलिए 12th पढ़ रहे हो, लेकिन कंपटीशन में कोई 12th का बैठा है, कोई BCom का बैठा है, कोई 11th का बैठा है, कोई MCom का बैठा है, तो कंपटीशन में कोई समय का बंधन नहीं होता है, लेकिन एकेडमिक में समय का बंधन होता है। क्लियर? तो ऐसे यहाँ इस खाते में समय का कोई बंधन, किसी भी वर्ष का सौदा हो लिखा जाएगा। लिख लीजिए, किसी भी वर्ष का सौदा हो, ट्रांजैक्शन हो, लिखा जाएगा। वो ट्रांजैक्शन किसी भी वर्ष का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखा जाएगा। किसी भी वर्ष का सौदा हो लिखा जाएगा। ट्रांजैक्शन किस वर्ष का है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? क्लियर? 5 साल पुरानी फीस मिली, लिख दिया। 4 साल पुराना कोई बिल पेमेंट करना है, लिख दिया। जबकि अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पर केवल करेंट ईयर का लिखेंगे। अगर पिछले साल का है तो क्या होगा, वो पिछले साल का व्यय अगर है तो कैसा व्यय होगा, अरे समायोजनाएं पढ़ाया है आपको। ठीक है? अगर पिछले साल का व्यय इस साल भुगतान किया जा रहा है तो उसे क्या, उसे आदत्त कहते हैं। ठीक है? यानी या तो क्लियर हो गई? पक्का? चले,
अगला लिखिए, समय का हो गया। अगला लिखिए लेन देन, ट्रांजैक्शन, लेन देन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस। यहां पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो नकदी में होता है। आगे लिखिए केवल नकदी में। यहां जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब कैश होंगे, नकदी में होंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब कैसे होंगे, नकदी में ट्रांजैक्शन होंगे। यहाँ उधारी कोई भी उधारी, उपार्जित और ये इस तरीके का कोई उपार्जित अनुपार्जित ऐसे शब्द यहाँ प्रयोग, यहाँ पर केवल नकदी ट्रांजैक्शन लिए जाएंगे बस। क्लियर, आगम शोधन खाता बना रहे हैं तो नकदी ट्रांजैक्शन ही केवल लिए जाएंगे, पक्का। अगला समायोजनाएं, समायोजनाएं, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स। डैश लगा लिखो, कोई समायोजन नहीं किया जाता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई समायोजन नहीं होता है। यहां पर समायोजन जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक, अब इसका उपयोग किस लिए करते हैं? इसका उपयोग हम आय व्यय एवं आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए करते हैं। उपयोग, अगला उपयोग, इसका हम उपयोग कैसे करते हैं? आय व्यय एवं आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए। आय व्यय एवं आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है? लिमिटेशंस, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि इसमें केवल नकदी सौदों का लेखा किया जाता है। जबकि आप व्यापार में जानते हैं कि व्यापार में दोनों प्रकार के सौदों का प्रयोग होता है, नकदी भी और ठीक। जीवन में खाने में अगर खाली सादा सादा खाना आप खाएं, दिन भर उबाला हुआ, ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन पानी पूड़ी भी ज़रूरी है, चाउमीन भी ज़रूरी है, क्यों? ठीक, छोले भटूरे भी ज़रूरी है टेस्ट बदलने के लिए। तो व्यापार में क्या है कि नगद उधार दोनों लेखे होते हैं। केवल नगद लेखा नहीं होगा या केवल उधार लेखा नहीं होगा, दोनों प्रकार के लेखे आपके व्यवसाय में होंगे। नगद भी होंगे, कैश भी होंगे और क्रेडिट भी होंगे। लेकिन ये तो क्रेडिट को घास से नहीं डालता है, ये तो कहता है खाली नगद वाले हमारे पास आए, क्रेडिट वाले भाग जाएं। तो ऐसे कहाँ व्यापार में चल पाएगा? आप खाली दुकान पे बोर्ड लगाओ केवल नगदी वाले खरीदने आवें, तो ग्राहक वहाँ जाएगा जहाँ नकदी उधारी दोनों काम चलता होगा। ठीक, ऐसा तो है नहीं खाली नकदी वाले ही यहाँ उधारी वाले भाग जाएं। क्यों सत्यम, जैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। व्यापार में हमें दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, नकदी भी और उधारी भी। क्यों रवि, दोनों तो व्यापार में हमें दोनों, लेकिन ये तो उधारी वालों को लिफ्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पर लिखा क्या गया, केवल नकदी ट्रांजैक्शन होंगे, तो ये लिमिटेशंस हो गई। दूसरी चीज़ें हैं, ये कैश का संक्षिप्त रूप है। ये कुछ सौदों को लिखता है, कुछ सौदों को छोड़ देता है। समायोजनाएं यहाँ पे होती ही नहीं है। ह्रास का लेखा नहीं होता है तो खाता सही कैसे रहेगा? उपार्जित का लेखा ही नहीं रहता है, खाता सही कैसे होगा? एक्रूड का लेखा नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग का लेखा नहीं होता है, तो खाता कैसे, अकाउंट कैसे सही रहेगा? अकाउंट सही रहेगा जब तक प्रॉपर एंट्री नहीं होगी, तब तक अकाउंट कैसा सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। क्यों? प्रॉपर एंट्री होना जरूरी है। बात समझ में आ गया?
प्रॉपर एंट्री होना जरूरी है, और अगर एंट्री नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ये आधे को लेता है, आधे को छोड़ देता है। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए। तो ये आपका हो गया आगम शोधन। समझ में आ गया आगम शोधन? हर्ष बताएं आगम शोधन के बारे में क्या जान पाए, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए आगम शोधन क्या है तो आप क्या बताएंगे? अब इस बार सब चेंज रहेगा, जितना पढ़ाएंगे क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, क्लास से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई बताया ना, कुछ तो समझ पाए होंगे, जितना समझ पाए बेटा उतना बताओ। क्या समझे? इतनी देर मैंने आगम शोधन खाता बताया, आप आगम शोधन के बारे में क्या जान पाए, ये क्या है? एक बार पढ़ लो फिर देखो। रवि बताओ क्या है आगम शोधन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। बताइए सत्यम जी, बैठे रहो, बताओ क्या जान पाए? आगम शोधन खाते से क्या जान पाए आप, क्या है? देखो, जो इसका हमने जो विशेषताएं लिखाई वहीं से शुरू कीजिए। यह एक वास्तविक खाता है, क्या दिक्कत है भाई, यहीं शुरू करो, या यहां शुरू कर सकते हो। यह रोकड़ का एक संक्षिप्त रूप है, यहां से शुरू कर सकते हो। यह एक वास्तविक खाता है या एक रोकड़ का संक्षिप्त रूप है। यह रोकड़ पुस्तक का एक संक्षिप्त रूप है, वास्तविक खाते के रूप में बनाया जाता है। इसमें आयगत एवं पूंजीगत समस्त प्राप्ति के मदों को प्राप्ति पक्ष में और भुगतान के मदों को भुगतान पक्ष में दिखाया जाता है। ये बताया हमने, नहीं बताया? समझ में आ गया? पक्का? अब तो याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप सुनो। यह रोकड़ पुस्तक का संक्षिप्त रूप है, ये है कैश बुक का समरी है, रोकड़ पुस्तक का संक्षिप्त रूप है, वास्तविक खाते के रूप में बनाया जाता है। आयगत या पूंजीगत कोई भी प्राप्ति हो, किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, प्राप्ति पक्ष में कोई भी भुगतान हो, किसी भी वर्ष का भुगतान हो, भुगतान पक्ष में दिखाया जाता है। क्लियर? अब तो समझ में आ गया? पक्का? ये क्या है? रोकड़ पुस्तक का संक्षिप्त रूप है। दूसरा, वास्तविक खाता है। तीसरा, केवल नकदी का लेखा होता है। चौथा, चाहे जैसा हो, चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, दिखाया जाता है। ऐसे आप ऑनलाइनर भी बोल सकते हो। ये रोकड़ का संक्षिप्त रूप है, ये वास्तविक खाता है, इसमें केवल नकद का लेखा होता है, ऐसे भी बोल सकते हो। आप विशेषताएं ही तो बोल रहे हो, लेकिन कुल मिला के आप समझ में आ गया आय व्यय खाता क्या है, वो आगम शोधन खाता क्या है। पक्का? क्लियर हो गया? आप जान गए? चलिए, ठीक, विशेषताएं समझ में आ गया। अब करना क्या है, घर पे आपके बुक में इसका फॉर्मेट दिया होगा, ठीक, तो इसका प्रारूप बनाना है। ठीक है, वैसे प्रारूप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बना लेंगे तो इंग्लिश वर्ड आपके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखने हैं, तो इंग्लिश के जो वर्डिंग है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नहीं कुछ लोग कहते हैं बना तो है, ठीक है, लेकिन सवाल है क्या याद है? आ जाएगा भवन कोष। आप पूछेंगे सर इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ठीक है, तो ये इसकी अंग्रेजी वाला मैटर वहाँ जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो सारे वर्डिंग की अंग्रेजी आपको मिल जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से वर्डिंग आपकी आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगम शोधन एकदम 100% क्लियर हो गया। ठीक, पक्का? तो ऑपरेशन हमने कर दिया। ठीक, अब टाँका आपको घर पे लगाना है, अर्थात रिवीजन करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब उसके बाद दूसरा हम आते हैं, इसका फॉर्मेट। होमवर्क क्या है? फॉर्मेट आप घर पे बना लोगे। ठीक है, बुक उठाएंगे और जैसे बना है वैसे इसी के नीचे बना लेंगे।
ठीक है। और प्रयास करिए यहाँ जो लाइए वो फेयर कॉपी रफ के रूप में यूज करिए, फेयर रफ कॉपी रफ के रूप में नहीं, कोई रफ नहीं यूज करेगा, फेयर कॉपी रफ के रूप में। और घर पे जाके इसको दोबारा उतारेंगे और नीचे से बढ़िया फॉर्मेट बना के बढ़िया नोट्स कंप्लीट करेंगे। बहुत समय अपने पास है और पर्याप्त पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब लिखो, लिखने की आदत और पढ़ने की आदत डालो। 2 बार लिखोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। और फिर हम नोट्स चेक करेंगे, ठीक है। बढ़िया 2-3 पेन का प्रयोग करते हुए बढ़िया लल्लन टाप नोट्स बनाओ, ठीक। हाँ, मांगे ना जो कोनो दे दियो, 3 दिन बाद नहीं मिला, कहा अरे भैया गिरेगा, तो फांसी तो चढ़ा नहीं दोगे क्यों सकते हम कि नहीं, खड़े चौराहे गोली मार दिया जाए इसको। तो अपने पास रखो, मांगे ना दो, तो तुम भी बना लो, ठीक है। प्रेरित करो, हम नोट्स बनाए तुम भी नोट्स बनाओ, तो आपका वो परमानेंट फिर रखा रहेगा और आगे तक काम आएगा। क्लियर हो गया। जैसे अब मानिए अब इसी के बाद हम दूसरा टॉपिक लिखाएंगे, आप फॉर्मेट के लिए जगह छुड़वा दें तो ज़्यादा जगह छूट जाएगा, कम जगह छूट जाएगा। अब आपको ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में है कि जल्दी लिख लो, बड़े भागे है, ऐसा तो है, भागना तो है नहीं, प्रॉपरली। और जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा, ठीक। कोई चीज़ें हैं किताब खोल के रखो, मान लिया एक आध पॉइंट कोई कुछ छूट जाए, कुछ चीज़ें हैं तो आप और कुछ शामिल कर सकते हो। जैसे मेरा वाला तो शामिल कर ही लीजिए, और भी शामिल कर लीजिए। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि देखिए जब आप 1 से 2 राइटर की बुक रखते हो तो आपको डिफरेंट व्यू मिलते हैं, अलग अलग। जैसे एस एम शुक्ला उसी पर कुछ और लिखते हैं, डी के गोयल उसी पर कुछ और लिखते हैं, अगला कोई साहित्य SBPD का है उसी पर कुछ और लिखता है, ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ देखो, एक किताब पढ़नी है यार इतनी मोटी, अगर फिजिक्स लिए होते तो इसका एक पार्ट होता, और इतना केमिस्ट्री इतना बायोलॉजी, बात समझ में आया। और एक बात कसम खा लो कि 8 घंटे से कम नहीं पढ़ेंगे, एकदम आज से ही, ठीक है। किताब ले लीजिए जो भी विद्यालय में रिकमेंड की गई हो, ठीक है। डी के गोयल के जो है डी के गोयल ले लीजिए, एस एम शुक्ला। और हम तो कह रहे हैं कि अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो दोनों ले लो, और दोनों पढ़ो, दोनों क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जब काम ज़्यादा रहेगा तो इधर उधर छटकेंगे नहीं। मैं पिद्दी भर 4 सवाल है लगाए बैठा है, आपका आखिरी ख़त्म होएगा, तो ये ख़त्म होएगा वाले सवाल। और इतनी गरीबी नहीं कि 300-400 रुपये झेला नहीं जा सकता है, क्यों कि है इतना तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको है उनकी कोई बात नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरीके से इसको करके आप लोग करिए। बैठिए तो डिस्कशन पॉइंट्स पे डिस्कशन, पढ़ के आओ, कुछ पढ़ के आओ, आपस में बैठो। अब बैठिए तो पता नहीं कहाँ बतियाते रहते हैं, अभी उम्र भी आप लोग कहाँ बतियाने नहीं है, हाँ। तो अभी केवल पढ़ाई के बारे में, और 4-5 साल पढ़ लिए कायदे तो सब मामला बढ़िया हो जाएगा। और बेस खूब अच्छे से बनाओ। अगर एक बार और जाना को फर्स्ट ईयर में कोई चीज़ आपकी छूटी है, चीज़ें हैं, डिस्कस कर लो, तो आपस में डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर लो। नहीं तो बेस अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो अब आज के बाद से बोले साहब एक ही किताब है तो 8 घंटे कैसे पढ़ें, तो एक का है, सब किताब खरीदो, किसने रोक रखा है। अब तो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है ना, 5 सब्जेक्ट है, देखो कैसे 8 घंटे होगा। 8 घंटे होने के लिए 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटे ये हो गया। और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, सभी को, हिंदी, इंग्लिश, बैंक, इकोनॉमिक्स, BO और अकाउंटेंसी, 5 को पर डे पढ़ना है, ठीक। 5 घंटे ये प्लस 1 घंटे इंग्लिश का ट्यूशन, 1 घंटे कॉमर्स का ट्यूशन, और कॉमर्स को 2 घंटे घर पे देना है। तो 2 घंटे कॉमर्स का हो गया, तो 1 घंटे कॉमर्स वाला और हो गया, तो कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। क्लियर। स्कूल का कोई भरोसा नहीं, खुले कि ना खुले। स्कूल खुलेगा तो 5 घंटे स्कूल वाला काउंट कर लेना। और स्कूल में जाए तो बेंच पे बैठ के मोबाइल न चलाएं, जाए तो आप पढ़ें, नहीं टीचर पढ़ाता तो आप खुद बैठ के लो, 4 लोगों का ग्रुप बना लो, आपस में डिस्कशन करो, ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है, ठीक है। हिंदी वगैरह में जो आपके ग्रामर पोर्शन दिया है उसको भी अच्छे से तैयार करो, आगे पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज़ उसमें बर्तनी संबंधी त्रुटियाँ आती हैं, लिखने जो आप वर्डिंग होती है,
प्लस बहुत सारे सेंटेंस रिलेटेड त्रुटियां होती हैं जो आपकी हिंदी में दी गई, हिंदी ग्रामर में। हम लोग जानते हैं औड़ा बौड़ा लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो और दूसरी राइटिंग अच्छी से लिखने की कोशिश करें, थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर देखे तो उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी से ही करना शुरू करें अच्छे स्टूडेंट की तरह, और इससे कम नहीं पर डे, इतना हो। अतुल जी समझ में आया? हाँ, आदत डालो। देखो होगा क्या, अभी से अगर आप आदत डाले रहोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो जितने भी, चाहे वो सीए करने वाले हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस करने वाले हैं, उनको करने वाले जब प्रोफेशनल जाते हैं, प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो वो 8-10 घंटा बैठ के पढ़े हुए होते हैं। जैसे आईएएस का मान लिया एग्ज़ाम देना या सीए का एग्ज़ाम देना है, अब जिस बच्चे ने 8 घंटे पढ़ा है वो 2 घंटे और जोड़ लेगा, 10 घंटे पढ़ेगा, सीए खटाक से निकल जाएगा। और जो 2 ही पढ़ी नहीं है, 1 घंटा अंग्रेजी, 1 घंटा कॉमर्स, अकाउंटेंसी ट्यूशन के रूप में, बस घरे गए दिन, अब खुलेगा नहीं घर पे। ऑपरेशन करके छोड़ दिए तो क्या होगा, सड़न पैदा हो जाएगा नहीं, टाँका लगाइए नहीं कि टाँका जानते हो ना, कल बताया, घर पे पढ़ना मतलब टाँका लगाना, ठीक है। तो अगर डॉक्टर सोचो किसी का ऑपरेशन करे, बहुत अच्छा ऑपरेशन करे और टाँका ना लगावे, क्या हाल होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, समझ लो। इसलिए आपको रिवीजन घर पे करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? तो आगम शोधन खाता एकदम क्लियर हो गया 100%, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगम शोधन खाते को हम तोड़ते हैं तो 2 खाते बनाते हैं। देखिए, आगम शोधन खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब हम तोड़ते हैं तो 2 खाते बनाते हैं, ठीक। एक बनता है आय व्यय, ठीक, यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट अगर टूटता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अगर टूटता है तो उसमें 2 खाते। क्यों टूटता है, क्यों टूटता है बताएंगे? तलपट टूटता है तो 2 खाते बनते हैं। कौन कौन से? लाभांश खाता और बैलेंस शीट, ठीक। क्यों? क्योंकि आयगत और पूंजीगत दोनों मदें वहाँ पर होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों वहाँ पर होती हैं। तो हम रेवेन्यू के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। इसमें रखा क्या जाता है, इसमें रेवेन्यू आइटम रखे जाते हैं। कल हमने रेवेन्यू बताया है, कल वाली वीडियो देख लेंगे तो रेवेन्यू आपको पता चल जाएगा। वैसे भी पुराने हमने रेवेन्यू आपको पढ़ा रखा है ना, 11th में रेवेन्यू पक्का। और यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल आइटम रखते हैं। कैपिटल ही नहीं रखते हैं, कैपिटल आइटम रखते हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें अभी हमने लिखाया है, इसमें हम दोनों रखते हैं, क्या, आयगत प्लस पूंजीगत। इसमें हम दोनों रखते हैं बेटा, आयगत भी रखते हैं और पूंजीगत भी रखते हैं, इसमें हम दोनों रखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तोड़कर अलग कर देते हैं दोनों को। यहाँ पर हम तोड़ करके अलग कर देते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? पक्का? तो यहाँ हम तोड़ करके अलग कर देते हैं। तो अब हमारा बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी तरीके से बनता है जैसे आपने पीएल अकाउंट बना रखा है, सेम। ये 1 साल के लिए बनता है। इसमें रेवेन्यू आइटम्स ही केवल रखे जाते हैं, इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है।
क्योंकि ये भाई साहब तो एडजस्टमेंट को लात मार दिए, ये भी लात मार देंगे तो हमारे व्यवसाय का लात मार जाएगा। तो अब कोई जैसे घर में पापा ठोंक दिए तो मम्मी चुपवा लेती हैं, अरे मेरा मुन्ना होगा, मारे होंगे तुम्हारे बाप तो हुए हैं, ऐसे तो ठीक है, क्लियर। तो एक लोग इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया, तो अब व्यवसाय में नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट लाने के लिए इनको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो रेवेन्यू आइटम्स को ये संभाल लेते हैं और कैपिटल आइटम्स को ये संभाल लेते हैं। पक्का समझ में आ गया? तो अब हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे, इसको पहले ऐसे बना लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ये तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? आय व्यय खाते का। ठीक, हेडिंग डालें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट की तरह एकदम बनता है, ज़्यादा टेंशन नहीं जो। पीएल तो आप बनाए हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में बनाया है, ठीक है। चलिए, तो उसी की टाइप का एकदम बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग डालें आय व्यय खाता, ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपका एक सवाल होगा कि सर जब लाभांश खाते की तरीके बनाते हैं तो लाभांश क्यों नहीं बनाते? क्यों? जब लाभांश की तरह बनाते हैं तो लाभांश क्यों नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बनाते, आय व्यय क्यों बनाते हैं? हमने बताया है ये गैर व्यापारिक संस्था है, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ इसी का रिकॉर्ड रखना है, लाभ का रिकॉर्ड नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकलेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो केवल नेट सरप्लस आएगा। सरप्लस क्या होगा, या तो आय ज़्यादा होगी या तो व्यय ज़्यादा होगा। भाई इनकम ज़्यादा हो गई, खर्चे कम हैं तो आय ज़्यादा हो जाएगी, इनकम कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हैं तो व्यय ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो या तो आय ज़्यादा हो जाएगी या तो व्यय ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होना है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस होना नहीं, नेट प्रॉफिट होनी नहीं, नेट लॉस होना नहीं है, तो फिर उस अकाउंट को बना के क्या करें, ठीक है। भाई जिस चीज़ को हम नहीं चाहते हैं, कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग गरीबी चाहते भी नहीं है और दिन भर गरीबी के बारे में बात किया करते हैं, फेल होना चाहते भी नहीं है, दिन भर पता नहीं पढ़े ना है, फेल ना हो जाए, चाहते नहीं लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें लाभांश खाता बनाना नहीं तो उसके बारे में हम बात क्यों करें। लेकिन जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये बिल्कुल लाभांश खाते की तरह बनाया जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम, नो एनी चेंज। जितना हम प्रोसीजर पीएल अकाउंट में अपनाते हैं उतना टोटल प्रोसीजर हम यहाँ भी अपनाते हैं, टोटल। क्लियर? लिखिए, ये है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा
ये है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लाभ हानि खाते के स्थान पर लाभ हानि खाते के स्थान पर बनाया जाने वाला लाभ हानि खाते के स्थान पर बनाया जाने वाला नाम मात्र खाता है। ये कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र। इससे पहले वाला कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। इससे पहले वाला रियल अकाउंट। ये कैसा है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये कैसा है? नॉमिनल अकाउंट है। इससे पहले रियल अकाउंट। समझ में आ गया? पक्का? यह नाम मात्र खाता है। इसमें केवल आयगत मदों को दिखाया जाता है। अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें केवल आयगत मदों को यानी रेवेन्यू आइटम्स को, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को ही हम केवल दिखाते हैं। इसमें केवल आयगत मदों को दिखाया जाता है। इसमें केवल आयगत मदों को दिखाया जाता है। ठीक, इसमें हम केवल आयगत मदों को दिखाते हैं। क्लियर? इसके दाएं पक्ष अर्थात आय पक्ष में सभी आयगत मदें, सभी आयगत आयें लिखी जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि वे वर्तमान वर्ष की हों या चालू वर्ष की हों। शर्त यह है कि वे चालू वर्ष की हों। वो मदें कैसी होनी चाहिए? चालू वर्ष की मदें होनी चाहिए वो। यानी यहाँ पर पिछले अकाउंट में क्या था? चाहे जिस साल का हो, लेकिन यहाँ क्या है? केवल करेंट ईयर का हो। पिछले अकाउंट में क्या था? आयगत और पूंजीगत दोनों। यहाँ क्या है? दोनों नहीं, केवल आयगत। क्योंकि हमने बताया आयगत को हमने, आगम शोधन को हमने दो भागों में बांटा। आयगत के लिए आय व्यय खाता और पूंजीगत के लिए आर्थिक चिट्ठा, पूंजी कोष या बैलेंस शीट। क्लियर? समझ में आ गया? इसमें यदि क्रेडिट पक्ष इसके बाएं पक्ष में वर्तमान वर्ष के या चालू वर्ष के, चालू ही लिखो, वर्तमान ना लिखो, चालू वर्ष के आयगत व्ययों को लिखा जाता है। आयगत व्ययों को लिखा जाता है। आयगत व्ययों को लिखा जाता है। क्लियर? आयगत व्ययों को लिखा जाता है।
यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा हो, यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा हो तो आय का व्यय पर आधिक्य, आय का व्यय पर आधिक्य, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आय का व्यय पर आधिक्य तथा यदि व्यय पक्ष बड़ा हो या डेबिट पक्ष बड़ा हो, बात देखिए, व्यय पक्ष बड़ा हो या डेबिट पक्ष बड़ा हो तो, व्यय पक्ष बड़ा हो या डेबिट पक्ष बड़ा हो तो व्यय का आय पर आधिक्य, सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक। व्यय पक्ष बड़ा हो तो व्यय का आय पर अधिक, सरप्लस ज़्यादा होना। आप बड़े हैं तो आप हर्ष को मारेंगे, हर्ष आपसे भयंकर हैं तो वो आपको मारेंगे, इसको अधिक, समझ में आ गया, सरप्लस। देखो अगर इनकम 100 रुपये है, एक्सपेंडिचर 80 रुपये है तो इनकम का सरप्लस होगा, भाई 20 रुपये इनकम ज़्यादा हो गई नहीं हो गई। और यही उल्टा हो जाए, 100 ये हो जाए एक्सपेंडिचर और 80 इनकम, तो इसका सरप्लस इसके ऊपर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, श्योर, चले तो क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करना है, इसकी विशेषताएं जैसे उस पे है वैसे इसकी विशेषताएं दी हैं, सेम उसी पैटर्न पे है, उसको पढ़ लेंगे, प्लस इसका भी प्रारूप बना लेंगे, फॉर्मेट इसका भी बना लेंगे। क्लियर, तो 2 फॉर्मेट आपके हो गए, कौन कौन से, एक तो ठीक रिसीव पेमेंट अकाउंट का हो गया और दूसरा इसका हो गया। क्लियर, दोनों आप बना लेंगे और फिर उसके बाद में कल आपको बैलेंस शीट पढ़ाएंगे। ठीक, ये पढ़ाने के बाद में फिर एक एक करके डिफरेंट और भी पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराया जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग?